स्टूडेंट टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हम केल्टर इंटरसेक्शन थ्योरम करने वाले हैं। इंटरसेक्शन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले जैसे यहाँ पे एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन दी है। सो इट इज इफ sequence an of subsets of a metric space is called decreasing sequence if this. So it means that a1 सबसे बड़ा है, फिर a2, फिर लाइक दिस। ठीक, तो मीन टू से दैट अगर ये a1 है तो a2 इसके अंदर है। ठीक, a3 इसके अंदर है, a4 इसके अंदर है, लाइक दिस। सो दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स इन ए मेट्रिक स्पेस। अब इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। लेट एक्स बी ए मेट्रिक स्पेस, और मेट्रिक स्पेस कैसा, ये कंप्लीट है। लेट एक्स बी ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एंड let Fn be a sequence. In fact, as Fn be a decreasing sequence of non-empty closed subsets of X, such that the diameter of Fn goes to 0. Then the infinite intersection of F contains exactly 1 point. तो हमने ये तो ऊपर डिस्कस कर ही लिया कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पे जैसे ए एन है, यहाँ पे F1 F2 F3 चलेंगे। अगर इसको हम देखेंगे ऐसा कौन सा सेट बनेगा, जैसे इसका कोई एग्जांपल ढूंढना हो तो हमारे पास ये ले लेते हैं हम 1/n। ये क्लोज सेट ले लिया हमने, तो ये हमारा Fn हो गया इवन से। तो F1 क्या होगा? F1 हमारे बनेगा 0 to 1। ठीक, और F2 क्या होगा? 0 to 1/2। और F3 क्या होगा? 0 to 1/3 एंड गोज ऑन। तो अगर इसको समझने के लिए मैंने इंटरवल लिया तो आप सेट भी ले सकते हैं। तो अगर आप देखें ये रेल लाइन पे ये अपना 0 है, ये अपना 1 है। सो दिस इज F1। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये F1 है। फिर ये 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक ये F2 आ गया। फिर F3, यहाँ से यहाँ तक F3। तो ये चलता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंटरवल छोटा होता जा रहा है। इसलिए तो यहाँ से क्लियर है कि F1 सबसे बड़ा है, फिर F2 इसके अंदर है, फिर F3 इसके अंदर है। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग क्लोज्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स होगी यहाँ पे, या क्लोज एंड सेट्स भी बोल सकते हैं, सबसेट्स भी बोल सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि ये बोल रहा है कि इसकी इनफाइनाइट अब इंटरसेक्शन लेंगे, तो इनफाइनाइट मीन्स व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप मेरे को ये बताओ कि n जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, डायमीटर ऑफ Fn 0 को जा रहा है,
ठीक है, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो आप खुद ही सोचो, इसका डायमीटर एफ एन जो 0 to 1/2 लिया, इसका डायमीटर जीरो कब आएगा? डायमीटर जीरो तब भी आएगा जब दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस जीरो होगा। तो दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस जीरो तब होगा जब पॉइंट एक होना चाहिए। इट मीन्स दैट जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये जो एफ एन होगा, ये इसको हम एफ इन्फिनिटी टाइप लिख सकते हैं। और इट इज लाइक दिस, 0, 0। ये इनफैक्ट इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। तो यही हमने प्रूव करना है कि जब डायमीटर आपका जीरो है, तो जो लास्ट में जो इंटरसेक्शन बनेगी, लास्ट जो बनेगा सबसे छोटा इंटरवल जो आने वाला है, वो ये आने वाला है एफ इन्फिनिटी पे, 0, 0। दैट इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल पॉइंट। तो यही प्रूव करना है कि दिस कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास अगर कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, और हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स की, और डायमीटर ऑफ जो एफ एन है वो कन्वर्स टू जीरो, तो उन क्लोज्ड सबसेट की अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो एक ही पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट आएगा। तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि एफ कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। ओके। तो सिंस डायमीटर आपका जीरो दिया है, डायमीटर ऑफ एफ इन इज जीरो, सो इट मीन्स दैट एफ कैन नॉट कंटेन मोर देन वन पॉइंट। ठीक, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट हुआ, जैसे मान लो कि वो 1.1 है एफ एन में, और दूसरा 2 है, तो दोनों का डायमीटर कितना बनेगा? डायमीटर ऑफ एफ इन कितना आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन डायमीटर जीरो होना है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही पॉइंट होगा, तभी 1 - 1 जीरो बनेगा। ठीक। तो इट मीन्स दैट एफ के अंदर जो इंटरसेक्शन के बाद जो एफ बनने वाला है, इसके पास एक से ज्यादा पॉइंट नहीं आने वाले। ठीक। तो सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव एफ इज नॉन एम्प्टी। तो हमने इतना ही प्रूव करना है कि एफ जो है वो, एफ के पास एफ नॉन एम्प्टी होना चाहिए बस। ठीक है। नॉन एम्प्टी होगा तो कितने पॉइंट होंगे? एक ही पॉइंट होगा, दो से ज्यादा हो नहीं सकते। अदरवाइज ये जो आपका डायमीटर ऑफ एफ एन है, ये जीरो को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो बी जस्ट टू शो एफ इज नॉन एम्प्टी। तो उससे एफ को नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए, तो हमें एफ एन क्लोज्ड सबसेट दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि क्लोज सेट जो होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक। तो पहले तो हमने सिर्फ लिमिट पॉइंट की बात बाद में करते, सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया, लेट एक्स एन बी ए पॉइंट इन एफ एन। ठीक। तो आप खुद ही सोचो, ये हमारा एफ वन होगा, फिर एफ टू होगा, ऐसे सर्कल बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो एफ एन कहीं बीच में होगा जाके, ये एफ एन मान लो, ये एफ एन है। तो यहाँ पे पॉइंट लिया हमने एक्स एन। ठीक। तो और साथ में जो डायमीटर ऑफ एफ एन है वो जीरो को कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब एफ एन के अंदर जो सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी, उनके बीच में जो गैप है, वो क्या होगा? अभिषेक, अभिषेक डोंट डू दिस। अभिषेक, डोंट राइट ऑन स्क्रीन। ओके, सो एक्स एन जो है वो पॉइंट है, और साथ में एफ एन का जो डायमीटर है वो जीरो है। इसका मतलब है कि कोई भी दो अगर वहां पे दो पॉइंट लेंगे एफ एन के अंदर, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहने वाला है।
लेस देन एप्सिलॉन यू कैन से कि एफ एन कॉमा एक्स एम जो है वो जीरो को कन्वर्ट करने वाला है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? कॉची सीक्वेंस की। और अगर आपको याद हो तो हमने ये जस्ट ये भी किया था कि जब कॉची सीक्वेंस में दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है तो वो कॉची सीक्वेंस होती है। तो इसका डायमीटर का लॉजिक भी वही होता है। डायमीटर मींस डिस्टेंस। तो एफ एन के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, थोड़ा मैं एफ एन बड़ा बना देता हूँ, मान लो ये एफ एन है, तो यहाँ पे पॉइंट होंगे एक्स एन है, होगा एक्स एम प्लस वन होगा, एक्स एन प्लस टू होगा, लाइक दिस। तो एक पॉइंट, एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि जब इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये एक्स एम मान लिया, ये बहुत छोटा होने वाला है। क्यों छोटा होने वाला है? क्योंकि इस एफ का डायमीटर, एफ एन का डायमीटर ही जीरो है। तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना होगा ही नहीं। इट इज लाइक समथिंग, इतना छोटा सा होगा ये। क्यों? क्योंकि डायमीटर इसका जीरो कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब जो उसके अंदर पॉइंट्स होंगे दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक। और डिस्टेंस दोनों पॉइंटों के बीच में बहुत छोटा होता चलेगा। सो दैट्स वाई वो सीक्वेंस होगी जो हमने पॉइंट ली या पॉइंटों से जो सीक्वेंस बनेगी वो कॉची सीक्वेंस बन जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद अगर थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करना हो स्टूडेंट्स, कि हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एफ वन है। ठीक। तो यहाँ पे मान लो एक्स वन है। ठीक। फिर एफ टू आया, तो यहाँ पे एक्स टू आ गया। फिर एफ थ्री आया, फिर एक्स थ्री आएगा, फिर एफ फोर, एफ फाइव, ऐसे ऐसे करते करते एफ एन तक बात जाएगी। तो एफ एन के अंदर जो डिस्टेंस है दो, अब यहाँ पे आप देखो तो दोनों का जो एक्स वन और एक्स टू का डिस्टेंस है वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये देखो एफ वन और एफ टू के बीच में डिस्टेंस है, पर एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में कम होता गया। जैसे जैसे जाता जाएगा तो एफ एन का जो डायमीटर है वो इज कन्वर्स टू जीरो। सो इट मीन्स दैट ये जो पॉइंट्स की जो अलग अलग पॉइंट लिए हैं हमने एफ एन में वो डेफिनेटली एक कॉची सीक्वेंस बना देंगे पॉइंट्स। तो सीक्वेंस एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एक्स। बट एक्स तो कंप्लीट है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में क्या होता है? एवरी कॉची सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। सो एक्स कंप्लीट है, सो देयर implies सीक्वेंस एक्स एन, सीक्वेंस एक्स एन विल बी कन्वर्जेंट इन एक्स। और ये कन्वर्जेंट है तो किसको कन्वर्ज करेगी? किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, और पॉइंट भी वो एक्स के अंदर होना चाहिए। सो लेट सीक्वेंस एक्स एन हैज ए लिमिट एक्स। तो हमने मान लिया कि जो सीक्वेंस है एक्स एन वो एक्स को कन्वर्ज करेगी। ठीक। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो एक्स आया ना, ये एक्स एफ में होना चाहिए। ठीक। तो हमने लिख दिया यहाँ पे नाउ, नाउ वी शो दैट एक्स इज इन एफ। we show that x is an f, and for this हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? It is sufficient to show that x is in f n naught for a fixed what arbitrary n naught। फिक्स्ड arbitrary n naught का मतलब समझ गए आप? क्योंकि इसका मतलब n naught जो एक पैरामीटर है। ठीक। जैसे ए बी सी लेते हैं ना, तो कोई arbitrary है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये हमारा एफ वन है ना, फिर एफ टू बनेगा, ऐसे चलते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल आएगा या क्लोज सेट आएगा जो एफ नॉट होगा, उसके अंदर ये एक्स होने वाला है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक। तो एफ एन जो होगा इससे बाहर होगा यूगन से। ठीक। या इसके छोड़, इसके और अंदर हो सकता है, क्योंकि अगर एफ नॉट अंदर है तो इसका मतलब वो एफ में भी है, एफ टू में भी है, क्यों? डिक्रीजिंग है ना। तो
अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये जो एक्स है वो एफ नॉट में होने वाला है। चलो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो सीक्वेंस बनी है इसके पास फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। ठीक। सो कल भी मैंने ये थ्योरम करी, उसमें भी ये पॉइंट आया था। इफ सीक्वेंस एस एन एक्स एन हैज ओनली फाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, जब भी ऐसी कोई बात आएगी इट मीन दैट कांस्टेंट सीक्वेंस लाइक दिस। तो अगर एक्स एन के पास फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को कन्वर्ज कर रही है। इट मीन दैट एक्स इज द पॉइंट इनफाइनाइटली रिपीटेड, देयरफॉर एक्स इज इन एफ नॉट। और ये बात समझ आ जाती है आपको? इनफाइनाइटली रिपीटेड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है ना वो फाइनाइट नहीं होती, वो टर्म्स तो इनफाइनाइट्स होती है। कैसे? क्योंकि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी है, तो ये तो चलता ही रहेगा करोड़ों, क्योंकि एन इज ए नेचुरल नंबर। हर एन के लिए एक टर्म बनेगी, तो लाखों करोड़ों टर्में बनेगी। लेकिन वो जो टर्में बनी है वो सारी टर्में डिफरेंट होंगी कि नहीं होगी वो दूसरी बात है। अगर वो सारी टर्में सेम हो जाती हैं तो टर्में तो लाखों करोड़ों है, लेकिन वो सारी टर्में सेम है, तो एलिमेंट तो एक ही हुआ ना। टर्म में इनफाइनाइट है, लेकिन वो हुई क्या? फाइनाइटली हुई। टर्म तो एक ही हुई है। आप बोल सकते हो रेंज में तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक्स इज अ पॉइंट इनफाइनाइटली रिपीटेड क्यों करेगा इनफाइनाइटली? क्योंकि टर्म में इनफाइनाइटली होती है। टर्म में इनफाइनाइटली होती है। ठीक। और इसके पास फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। फाइनाइटली इसका मतलब वो टर्म में रिपीट कर रही है। ठीक। तो क्लियर हो गया कि अगर सीक्वेंस के पास फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, इसका मतलब 10 टर्में होंगी। 10 के बाद जो टर्में होने वाली वो सारी रिपीट करने वाली हैं, तभी हुआ फाइनाइटली। ये 5 टर्में होने, 5 के बाद सारी रिपीट करने वाली हैं, तो 6 टर्में होंगी। 5 टर्में और 6 मीटर रिपीट करके, 6 से आगे सारी रिपीट करेगी। तो सबसे आसान एग्जाम्पल यही है कि पहली टर्म से रिपीट कर रही है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इसका मतलब जो रिपीट करेगा वो क्या करेगा? कौन सा पॉइंट रिपीट करेगा? जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्ज तो उसने करना है, और कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो हमने ऊपर मान रखा है कि सीक्वेंस वो किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब जो रिपीट करेगा पॉइंट वो क्या होगा? एक्स ही होगा। तो वही लिखा हमने यहाँ पे। देन एक्स इज द पॉइंट इनफिनाइटली रिपीटेड एंड देयरफॉर एक्स इन एफ नॉट। तो एक्स जो होगा वो एफ नॉट के अंदर होगा ही होगा। अब दूसरा केस मान लेते हैं कि एक्स एन जो है सीक्वेंस, उसके पास इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। इसके लिए कल भी मैंने एग्जांपल बताया था। इसका एग्जांपल लेना तो ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसके पास इन्फिनाइटली मेनी। ठीक। और ये कल हमने थ्योरम करी है। क्या करा था उसमें? कि जिस सीक्वेंस के पास इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं उसमें जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वही उसका उसका उसके सेट ऑफ टर्म्स के सेट की वो लिमिट पॉइंट होता है। तो ये कल हमने थ्योरम पढ़ी है, कल और आप वीडियो देख भी सकते हो। तो ये सीक्वेंस के पास इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो दैट देन एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। जैसे ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट इसका जीरो हो गया। अब इसकी रेंज, रेंज मतलब टर्में लिखनी है इसमें। तो टर्में सारी क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। रिपीट नहीं कर रही हैं, डिस्टिंक्ट है, तो यही आ जाएगी रेंज भी। जीरो इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है।
ये कलम ने किया था कि जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होता है वही लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज होता है। ये लिखा ना, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस, दिस इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस यू कैन से। तो ठीक है, तो एक्स जो हो गया वो लिमिट पॉइंट हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आप खुद ही देख लो, जो सीक्वेंस बनाई है हमने, सीक्वेंस की टर्म में जो बनाई है, जो हम यहाँ पे नीचे बनाया था, ये टर्में बन रही हैं। जैसे ये पहली टर्म आ गई सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस की पहली टर्म, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी। तो धीरे 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 क्या होगा, वो टर, जो टर्में होंगी वो किसके क्लोज जाना शुरू कर देंगी, एक्स के अंदर। क्यों? एक्स इसका लिमिट पॉइंट तभी हो सकता है जब वो जो सेट होगा वो एक्स के क्लोज होना चाहिए। जैसे हम तो एक जो एग्जांपल ऊपर ले रहे हैं हम, ये वाला, तो 0 और 1 के बीच में तो पहली टर्म 1 आई, फिर 1/2 आई, फिर 1/3 आई। 0 इसका लिमिट पॉइंट है, तो धीरे 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 यहाँ पे टर्म इसकी क्लोज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तभी इसके लिमिट पॉइंट है। ठीक। सो वही लिखा हमने, सो इट इज ए एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। देन it is a limit point of the subset xn when n is greater than n naught। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने कौन सी प्रोपोर्शन लिया, जो एक्स एफ एन था। जैसे आपको ये बताऊं, यहाँ पे आपका F1 था, ये F2 था, ऐसे करते करते ये हमारा एफ एन नॉट आएगा। उसके बाद हमारे पास आगे होगा FN0+1, फिर FN0+2, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो इसके आगे जो टर्में बनेगी, कौन कौन सी टर्म्स बनेगी, XN0+1, XN0+1+2, XN0+2। इस सेट का एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक, क्योंकि इसमें हम 1 से शुरू करें तो 1 तो जा, X1 तो यहाँ होगा कहीं जाके, X2 तो यहाँ होगा जाके। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं लिमिट पॉइंट में। क्योंकि जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, तो इस 1 का कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, जो इस जीरो के जो क्लोज पॉइंट्स है वो मैटर करते हैं। वो नहीं होते तो 0 लिमिट पॉइंट ही नहीं होता। 1/1 नहीं होता, तो अब तो हम बात कर ही नहीं पाते कि ये जो जीरो जो इसका लिमिट पॉइंट है। तो अगर ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट है एफ FN0 का, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स होंगे, जो XN, जब n जो होगा वो N0 से बड़ा होगा, ये वाला। ठीक। सो इट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सबसेट XN where n is greater than N0 of the point of the sequence। तो इट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ F0। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो होंगे F0 के अंदर ही होंगे। और क्योंकि इसके अंदर F0 अंदर, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स है। तो जो ये अगर ये हमारा अगर मारो ये F0 है ना, बाहर बाहर और बड़े सर्कल होंगे, उनकी बात नहीं करें, F0 है। इसके अंदर होगा FN0+1, इसके अंदर होगा FN0+2। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अंदर जैसे होना है, तो ये F N नॉट का भी क्या हुआ, लिमिट पॉइंट ही हुआ ना। सो इट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ FN0। और F0 कैसे सेट्स है ये तो क्लोज्ड है। सिंस FN0 इज ए क्लोज सेट, सो क्लोज्ड क्या करता है,
अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। और हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट है। अगर लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेटली एक्स नॉट जो होगा वो एफ नॉट में होगा। ठीक। तो यही प्रूव करना था हमने कि ये जो एक्स है वो एफ एन नॉट के अंदर होगा। अब आपको ये लगेगा कि एफ वन नॉट के अंदर चला गया तो एफ के अंदर क्यों जाएगा। ठीक है। आपको लगेगा भी हमने तो प्रूव करना था कि एक्स जो है एफ के अंदर है। अब स्टूडेंट अगर ये एक्स एफ नॉट के अंदर है तो जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट ही आएगा ना। ठीक। क्योंकि जो एफ नॉट के अंदर जो ये एक्स होगा एफ नॉट के अंदर, तो इसके अंदर जो सीक्वेंस अंदर जो सर्कल बनने वाले हैं वो बड़े बहुत बड़े नहीं होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। क्यों? अदरवाइज एक्स इसका लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे बनाने को तो मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन ये एफ नॉट जो होगा यू कैन से भी इतना सा होगा ये एफ नॉट। और उसके अंदर मेरा छोटा सा पार्ट होगा क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट दूर नहीं होगा ज्यादा। ठीक। मेरी बात फॉलो कर रहे हो कि ये एफ नॉट है, एफ नॉट के अंदर पॉइंट्स होंगे, बड़े बड़े पॉइंट्स होंगे, है ना। और यहाँ पे इसका एक एक्स नॉट है, एक्स है लिमिट पॉइंट, तो ये बाकी सारे पॉइंट इसके बिल्कुल क्लोज होंगे। वो तभी होगा जब ये बिल्कुल बहुत छोटा होगा। ठीक। सो इट मीन दैट जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एक्स जो है वो सभी पार्ट्स में, जब इंटरसेक्शन लेंगे अगर ये पॉइंट है और बाहर पूरा है तो इंटरसेक्शन में क्या पार्ट आने वाला है, यही वाला पार्ट आने वाला है जो सब में है। सो अगर ये एफ नॉट में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू intersection of n varies from 1 to infinity एफ एन नॉट या एफ एन। ठीक। सो डेफिनेटली ये हमारा एफ है, इसमें एफ नॉट अब डेफिनेटली आएगा आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मेन इसमें देखो, ऊपर से हम रिपीट करें अगर, तो मेन इसमें क्या था, कॉची सीक्वेंस बनाई एक्स में। ठीक। और कॉची सीक्वेंस किसकी वजह से बनी? क्योंकि ये जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ एफ एन जो वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, कॉची सीक्वेंस बनी। फिर एक्स कंप्लीट है तो एवरी कॉची सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट इन ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। फिर उससे हमें अगर कंप्लीट है तो उससे एक्स मिल गया। अब हमने एक्स को शो करना था कि एफ एक्स जो होगा वो एफ के अंदर आएगा। ठीक। तो दो केसेस बन गए वहां पे कि सीक्वेंस के पास फाइनाइट टर्म्स होंगी या इनफाइनाइट्स होंगी। तो फाइनाइट के केस में भी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट होगा एक्स वो ही इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट करेगा तो एक्स नॉट एफ नॉट के अंदर होगा। और दूसरा, दूसरी में थ्योरम लगा कि अगर सीक्वेंस के पास जो सीक्वेंस के पास जो टर्म है इनफाइनाइट होगी तो जो सीक्वेंस का लिमिट होगी, जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वही उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब लिमिट पॉइंट मिल गया तो बस यही शो करना था कि वो एफ एन के अंदर होना ही होना है, क्योंकि एफ एन क्या है, क्लोज्ड है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो आपने ये डिस्कस कर लेना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नाउ नो वेयर डेंस। तो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर आई थिंक डेंस सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। तो क्या होता है डेंस सेट? डेंस सेट जो होता है, अगर उसका किसी सेट को डेंस सेट तब बोलते हैं अगर उसका जो क्लोजर है वो एक्स के बराबर आए। क्लियर होगी बात? क्लोजर ऑफ सेट इज इक्वल टू फुल स्पेस
अगर वो फुल स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डेंस सेट है। और अगर अब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा क्या है कि तो डेंस की डेफिनेशन हो यहाँ पे लिख देते हैं। तो डेंस सेट क्या होता है? डेंस सेट, डेंस सेट अगर एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट है एक्स, और इसको ए को डेंस तब बोलते हैं हम कि ए का क्लोजर जो है वो किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए। तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी आपको कि डेफिनेटली ये एक्स है, और ये मान लो इसका ए है। ठीक, ए इसके, अब पहले इसको बात कर लेते हैं कि ए क्लोजर होता क्या है। ए आएगा प्लस लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हम बोल रहे हैं कि ए क्लोजर जो है वो एक्स के बराबर ही आना चाहिए, तो इसका मतलब ए कैसे होगा? अब ए हम मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इतना दूर ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा कवर होना है। ठीक है, पूरा कवर होना ए क्लोजर ने, इक्वल टू एक्स आ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, सिचुएशन तो कैसी होनी है, जो अपना ए जो होगा, ए क्लोजर जो होगा वो ऐसे होने वाला है, बिल्कुल चिपका होगा एक्स एक्स के साथ, ऐसे होने वाला है। ज्यादा फर्क क्यों? ये जो थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ रहे हैं हम बीच में? क्योंकि ये हमारा ए है, और जो जोड़ी जगह छूट रही है वो ए के लिमिट पॉइंट होंगे, तभी बनेगा ना ए क्लोजर। ए क्लोजर एक्स के बराबर तभी आएगा जब हम ए प्लस उसके जो लिमिट्स पॉइंट है वो इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ये है आपका डेंस सेट। तो नोवेयर डेंस क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यू कैन से ये सेट ए ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज सेट टू बी नोवेयर डेंस इफ इट्स क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। एम्प्टी इंटीरियर। अब इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इंटीरियर ऑफ ए वो पॉइंट्स आते हैं ए के जिसके ऊपर हम अगर ओपन स्फीयर बनाए तो वो सारा का सारा ओपन स्फीयर जो है वो ए के अंदर आना चाहिए। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? ये इसका इंटीरियर है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए क्लोजर का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी आना चाहिए। तो इसके लिए अगर एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि जैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स हैं 0, +-1, +-2, सो ये है हमारे पास। अब इसका लिमिट पॉइंट कोई, सेट ऑफ इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट होगा? कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता इसका। ठीक, तो ए क्लोजर क्या होगा इसका? क्लोजर को ऐसे लिखते हैं, तो ए क्लोजर क्या होगा इसका? जेड ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट है, प्लस यहाँ पे क्या होना था, लिमिट्स पॉइंट होने थे ऐड इसमें। जेड प्लस ए प्लस, क्या लिखा हमने यहाँ पे, ए प्लस लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं कोई, तो जेड ही रहेगा। तो जेड क्लोजर किसके बराबर आ गया? जेड के बराबर आ गया। अब इंटीरियर ऑफ, इंटीरियर ऑफ जेड क्या होगा? वो पॉइंट होंगे जेड के जिनके ऊपर हम नेबरहुड बनाएंगे, और वो पूरा का पूरा जेड के अंदर होना चाहिए। वो जैसे वन है, वन मैं मान लेता हूँ इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो वन का हम क्या बनाएंगे? ओपन स्फीयर बनाएंगे। तो ओपन स्फीयर क्या होगा वन का? 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन, मतलब ओपन इंटरवल होगा। अब आप खुद ही बताओ, ये जो ओपन इंटरवल है ये जेड के अंदर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, क्योंकि
इसमें तो एक ही पॉइंट आएगा, बाकी पूरे पॉइंट थोड़ी आएंगे क्योंकि इंटीजर्स है ये। एप्सिलॉन अगर आपका 0.001 हुआ तो फ्रैक्शंस में आएंगी, फ्रैक्शन तो इसके अंदर आएंगी नहीं। तो इसका मतलब वन इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, -1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इंटीरियर ऑफ जेड क्लोजर क्या आया हमारे पास, 5। तो इसका मतलब ये जेड ऑफ इंटीजर जो है वो नोवेयर डेंस है। और वर्ड से भी क्लियर है, डेंस मतलब घना, है ना। डेंस का मतलब हो गया जो बिल्कुल थिक है। जैसे ये हमारे पास लाइन है, ये रियल लाइन है। तो ये एक इंटीजर यहाँ पे है, जाके फिर दूसरा जाके 1 है, फिर जाके 2 है, यहाँ -1 है। तो आप देख रहे हो कि बीच में कितना खाली है ये। तो अगर इसको हम प्लॉट करना हो, मैं रियल लाइन लाइन ना प्लॉट करूं, जस्ट इंटीजर ही प्लॉट करूं, तो कैसे प्लॉट होगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, फिर जाके हुआ 1, फिर जाके हुआ 2, और इधर जाके होगा -1। आप खुद ही देखो बीच में कितना गैप खाली खाली है। अगर ब्लैंक है इट मीन दैट ये डेंस नहीं हो सकता। तो डेंस ओनली हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर हो गए, रियल नंबर जो हमारा डेंस सेट है। ठीक। और आप इसका देखिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये देखो, हमने यहाँ पे काउंटेबल सेट ले लिया, फ्रैक्शन, देखो हमने ले लिया यहाँ पे क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर आ जाएंगे प्लस लिमिट पॉइंट। और इसके लिमिट्स पॉइंट क्या होते हैं, सारे इररेशनल नंबर इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक। तो रैशनल प्लस इररेशनल क्या हो गया, आर हो गया। तो क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक। तो अब अगर इसका इंटीरियर ले हम, इंटीरियर ऑफ क्यू क्लोजर, तो क्या आएगा, आर, आर का इंटीरियर। और आर का इंटीरियर क्या होगा, हर पॉइंट इसका क्या होगा, इंटीरियर होगा। तो इसका मतलब इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। तो फाई नहीं आया, इसका मतलब ये नोवेयर डेंस नहीं है, ये डेंस है। तो क्यू इज डेंस सेट, सो इट इज नॉट नोवेयर डेंस। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो इज नॉट नोवेयर डेंस, या सिंपल उल्टा हो सकता है, क्यू इज डेंस सेट। उसी तरह से फाइनाइट, फाइनाइट सेट ले लिया, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लिया हमने, 1 2 3। तो ये भी क्या होगा, नोवेयर डेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट होगा नहीं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ वैसे ये हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो डिस्कशन है वो कल करेंगे। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है।